हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषयक क्षेत्र। भूगोल। भूगोल शब्द ग्रीक या यूनानी के शब्द जियो और ग्राफियन, जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफियन वर्णन करना, से मिलकर बना है। भूगोल शब्द का जनक इरेटासथनीज को माना जाता है। भूगोल शब्द का जनक इरेटासथनीज है और भूगोल का पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। अब हम मानव भूगोल की चर्चा करते हैं। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानवीय क्रियाकलाप से है। मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि कृषि, परिवहन, जनसंख्या, ये केंद्र बिंदु, ये जो मानवीय क्रियाकलाप है ये प्रकृति से किस प्रकार संबंधित है, यही मानव भूगोल है। और मानव भूगोल का जो जन्म है वो 18वीं मानव भूगोल का जन्म 18वीं शताब्दी से माना जाता है। आज हम आधुनिक भूगोल पढ़ रहे हैं और आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। और फ्रेडरिक रेटजेल की एक पुस्तक थी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया और उस पुस्तक में उन्होंने एक परिभाषा दी है। उस पुस्तक में उन्होंने परिभाषा दी है कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या थी जिसका नाम था एलन सैम्पल। क्या नाम था? एलन सैम्पल, जो अमेरिका से थी। उन्होंने भी मानव भूगोल के विषय में एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, अर्थात उनके बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैम्पल के द्वारा दी गई परिभाषा एक विचारधारा है जिसे नियतिवाद या निश्चयवाद कहा जाता है। इस विचारधारा में बताया गया है कि प्रकृति ही सब कुछ है और मानव उसका दास है। क्योंकि प्रारंभ में यानी कि शुरू में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। उस समय मानव विकास भी बहुत कम था, यानी संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर था। इसलिए बताया गया प्रकृति ही सब कुछ और मानव उसका दास है। एक अन्य भूगोल वक्ता हुए जिनका नाम था विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने भी मानव भूगोल के संबंध में एक विचारधारा दी है। इनकी विचारधारा का नाम था संभववाद। इस विचारधारा में इन्होंने मानव को प्रकृति का स्वामी बताया है। क्या बताया है? मानव को प्रकृति का स्वामी बताया है। इनकी विचारधारा है मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच परस्पर संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का कृत्रिम ज्ञान शामिल है। अब देखिए, समय के साथ साथ क्या हुआ? मनुष्य का विकास हुआ। इस विकास के चलते उसने प्रकृति से डरना छोड़ दिया। अब वह अपनी मर्जी से प्रकृति में कोई भी परिवर्तन कर सकता था, संसाधनों का भी प्रयोग कर सकता था जैसे चाहे वैसे। पहले उसको गर्मी सर्दी लगती थी तब वह चुप जाता था। अब उसने क्या किया? गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे आदि का निर्माण कर दिया। अब वह पूरी शान की ज़िंदगी जीने लग गया और प्रकृति से बिल्कुल ही डरना छोड़ दिया। फिर अंत में एक और भूगोल व्यक्ति आए जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिका से थे। वाक्य में ही देखा जाए तो इनकी जो विचारधारा थी उनमें दम था। उनकी विचारधारा थी रुको और जाओ, जो कि नियतिवाद और
संभववाद दोनों के मेल से बनी थी, जिसे हम नवनियतिवाद भी कह सकते हैं या नव निश्चयवाद या नव संभववाद, रुको और जाओ, कुछ भी कह सकते हैं इनमें से हम। इस विचारधारा में जो नवनियतिवाद विचारधारा है या नवनिश्चयवाद है, इस विचारधारा में उन्होंने बताया कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का स्वामी, बल्कि आपस में ही क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। जैसे अगर मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा तो प्रकृति भी मानव को नुकसान पहुंचाएगी, अगर मानव प्रकृति का अच्छा करेगा तो प्रकृति भी मानव का अच्छा करेगी। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, अगला टॉपिक है अपना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। इन दो दशाओं में हम मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उनकी स्टडी कर सकते हैं। अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देखते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन या वातावरण समायोजन का अध्ययन, या दूसरे प्रदेशों से संबंध का अध्ययन करना, या कालिक अनुक्रमण। अब आगे देखते हैं। 1930 के दशक में मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं थी सांस्कृतिक भूगोल, और एक अन्य शाखा थी, उसका नाम था, एक पहली तो सांस्कृतिक भूगोल थी और दूसरी थी आर्थिक भूगोल। ये दो प्रमुख शाखाएं थीं 1930 के दशक में। और फिर मानव भूगोल है आगे समय के साथ निम्नलिखित शाखा में बट गया। पहली है राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सैन्य भूगोल। ये 1930 के दशक के बाद में आई।